एवरीबॉडी। तो स्टूडेंट, ये क्लास 8 का जो चैप्टर है ग्लिम्स ऑफ द पास्ट, उसका सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो थर्ड जो पॉइंट है वो है ब्रिटिश रूल 1765 से 1836 का जो स्पैन, जो टाइम एरा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिजेस। प्रीच्ड यानी कि गिवन, जो हम स्पीच होती है, राइट, स्पीच देना, उपदेश देना, राइट। सो जो धार्मिक नेता थे, रिलीजियस लीडर्स, वो अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत, और चाइल्ड मैरिजेस यानी कि बाल विवाह जैसे आइडियाज, उनकी प्रथाओं को प्रचार करते थे। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन। कोई भी जो समुद्र पार जाता है वो अपना धर्म खो देता है। और वो क्या कहते थे? ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। मिजरी यानी कि अ फीलिंग ऑफ इंटेंस अनहैप्पीनेस, हाँ, दुख दर्द जो कहते हैं ना। तो इस दुनिया के सभी दुख जो है वो वुमेन यानी कि स्त्रियों के कारण है। ऐसे रिलीजियस जो लीडर्स थे वो ऐसी स्पीच देते थे, ऐसे उपदेश देते थे। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। द ब्रिटिश स्कॉन देम। स्कॉन यानी कि डिरीजन यानी कि हम क्या कहते हैं, अपमानित करते थे वो, क्योंकि जो इंडियंस है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो बैठे थे। सच्ची बात तो ये थी कि इंडियंस अपने आत्मसम्मान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो बैठे थे। ब्रिटिशर्स उनसे नफरत करते थे, इंडियन से। द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, अनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। यहाँ के जो नेटिव्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं, मूल निवासी हैं, वो ना तो विश्वास के लायक है और ना ही ईमानदार। तो एक जो इंडियंस वहाँ पे हैं वो कैसे बोलते हैं? ट्रू यू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। आई एम ऑनेस्ट, हाँ मान्यवर ये सही है, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। नेक्स्ट है कि बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर लैंड्स। अबंडन यानी कि टू लीव, हाँ, छोड़ के चले जाना या त्याग देना, छोड़ देना, बेच देना। सो मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी होने के नाते ब्रिटिशर्स को तुरंत प्रॉफिट, वो लाभ चाहते थे कि हमें फटाफट प्रॉफिट हो जाए। उनके हैवी टैक्सेस के कारण फार्मर्स यानी कि किसान अपनी ज़मीन छोड़ने को मजबूर हो गए थे। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स। हाँ, लेकिन तुम्हारे आदमी मेरी सारी फसल ले गए हैं या ले रहे हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। एरियर्स यानी कि एरियर्स का मतलब होता है अनपेड ओवर ड्यू, डेप्थ, कर्जा, तो अभी तक नहीं भरा आपने। तो ये कह रहा है कि तुम्हारे अकाउंट में अब भी टैक्सेस बाकी है, अगर तुम नेक्स्ट वीक तक नहीं चुकाते तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। सो बिटवीन 1822 एंड 1836 15 lakh Indians died of starvation. Starvation it means death because of hunger, भूखमरी के कारण मर जाना, राइट। तो अकोला का आना स्वाभाविक था। 1827 से 1836 के बीच 15 लाख इंडियंस भूखमरी का शिकार हो गए और वो मर गए। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। फिर भी जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने और मेथड्स निकाल ली जिनसे उनका और ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। तो ये कह रहा है कि इंग्लैंड में बने हुए या मैन्युफैक्चर गुड्स यानी जो चीज़ें होती हैं कि इंडिया आने पर उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, वो फ्री में आने चाहिए। ये कह रहा है कि गुड आइडिया, अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री। क्रिपल यानी कि कॉज टू डिस्ट्रक्शन, तबाह कर देना, राइट। सो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लॉज थे वो इंडियन इंडस्ट्री को तबाह करने लगे, हैवी टैक्सेस और ये दूसरे सारे पॉलिसीज़ के कारण। द ब्रिटिश पॉलिसीज़ रूइंग द एक्सपर्ट आर्टिशंस एंड देयर बिजनेस एज वेल। आर्टिशंस का मतलब होता है वर्कर्स, राइट, जो स्किल्ड होते हैं,
जिसे हम टेक्सटाइल, पेंट और सिरामिक, ऐसे कारीगर इन शॉर्ट। तो ब्रिटिश पॉलिसीज़ ने एक्सपर्ट आर्टिशंस कारीगरों को और उनके बिजनेस को ख़त्म कर दिया। फोर्थ पॉइंट है कि राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 तक। राम मोहन रॉय, अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। बंगाल के एक विद्वान, एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन राजा राम मोहन रॉय समझ गए थे कि देश को क्या नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइज अवर सेल्फ, अवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट and we are capable or greater achievements. We must first reform our society. Superstition have been ruining us. तो राजा राम मोहन राय कुछ डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। डिसमाइस इट मीन्स डिसऑनर, हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, लाइक दैट। रिफॉर्म इट मीन्स चेंज, हाँ उसमें चेंज करना। तो हमें खुद को कम नहीं समझना चाहिए। हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो बहुत ग्रेट, बहुत ही महान है और हम और ज़्यादा उपलब्धियों को प्राप्त करने की कैपेबल है, यानी कि क्षमता रखते हैं, हम पावरफुल हैं। हमें सबसे पहले अपने समाज को सुधारना चाहिए। सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वास हमारे विनाश का कारण है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी जो वाइफ थी उमा, उनको बताया कि cows are of different colors but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinion but the essence of every religion is the same. बहुत ही बढ़िया बात कही। एसेंस का मतलब होता है मेन टीचिंग, यानी कि मतलब उसका सार क्या होता है, मोरल क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है। सो काउज यानी कि गाय अलग अलग कलर की होती है लेकिन उनके दूध का रंग एक जैसा ही होता है, सफ़ेद। अलग अलग शिक्षक यानी कि रिलीजियस लीडर्स, उनके जो ओपिनियन है वो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हर एक धर्म का जो मतलब है, जो एसेंस है, जो सार है, वो एक ही है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। राजा राम मोहन रॉय साइंस और मॉडर्न नॉलेज से अट्रैक्ट हुए थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। वो कह रहे थे कि नॉलेज यानी कि जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823। राजा राम मोहन रॉय ने न्यूज़पेपर भी शुरू किए थे लेकिन सस्पिशियस, डाउटफुल अंग्रेज़ों ने 1823 में उन्हें बंद करवा दिया। ही क्रॉस्ड द सी एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। There he told them, we accept you as a ruler and you must accept us as subjects. But you must remember the responsibility a ruler owes to his subject. Owes यानी कि thankfulness, आभारी, उनकी जो responsibility होती है वो। तो राजा राम मोहन रॉय वो देखने के लिए समुंदर पार इंग्लैंड गए थे कि किस चीज़ ने ब्रिटिशर्स को इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली बनाया है। वहाँ उन्होंने ब्रिटिशर्स को बताया कि हम तुम्हें एज ए रूलर, एज ए राजा, चलो हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, और तुम्हें भी हमें एज ए सब्जेक्ट यानी कि हम आपके लोग हैं, हम आपकी प्रजा हैं, आपको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि रूलर का अपना जो प्रजा यानी कि अपने लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, वो आपको निभानी पड़ेगी। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है ऑपरेशंस यानी कि हैरेसमेंट, तंग करना या दुख पहुंचाना, जो 1765 से 1835 तक हुए थे। चलो, बट द ब्रिटिश continued to oppress Indians. In 1818 they had passed Regulation 3. Under it an Indian could be jailed without trial in court. Trial means केस यानी कि मुकदमा। तो लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडियंस पर हैरेसमेंट जारी रखा। उनके द्वारा पास किया गया 1880 के रेगुलेशन के आधार पर, उसके अंतर्गत किसी भी इंडियन को बिना केस चलाए,
हाँ, बिना किसी मुकदमे के जेल भेजा जा सकता था आराम से, कोई केस नहीं, फिर भी जेल में वो डाल सकते थे। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेस। इस सारे समय में इंडिया में ब्रिटिश ऑफिसर्स को बड़ी सैलरीज मिलती थी और उनके प्राइवेट बिजनेसेस भी चलते थे और उनसे वो बहुत पैसा कमाया करते थे। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. 1829 में 7 करोड़ के जो गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट करती थी इंडिया में। 1829 तक इंडिया को 7 करोड़ का माल एक्सपोर्ट कर रहा था ब्रिटेन। The British prospered on the company's loot while Indian industry began to die. कंपनी की लूट के कारण ब्रिटिशर्स प्रॉस्परस यानी कि अंग्रेज वो समृद्ध हो रहे थे, बढ़ रहे थे, जबकि इंडियन इंडस्ट्री दम तोड़ रही थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक टू होम। उन्होंने एक रिपोर्ट दी, द बॉन्ड्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। कॉटन वीवर्स राइट की हड्डियाँ इंडिया के मैदानों में ब्लीच यानी कि वाइट कर रही है।